हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होगे, बढ़िया होगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 10 मैथमेटिक्स के टॉप 100 ऑब्जेक्टिव्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने लिए हुए हैं अनसॉल्वड पेपर से, उन्हें हम कर रहे थे। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने बना दिया है, उनको देख लीजिएगा। क्योंकि आप अगर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 यानी 5 वीडियोज़ को देख लेते हैं तो आपके कोई भी ऑब्जेक्टिव 2024 बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। और आप जानते हैं कि 20 नंबर के जो है ऑब्जेक्टिव आने ही आने हैं। ठीक है, अगर आप उन्हें नहीं छोड़ना चाहते तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। इससे पिछले की वीडियो आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी या आप कमेंट बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये जो मैंने ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, और ये जो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स मैंने अनसॉल्वड पेपर से आपके छाटे हुए हैं, अग्रवाल के अनसॉल्वड पेपर से, और ये बार बार रिपीटेड है, उन्हीं को मैंने छांटा है। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, वहां पर देख लीजिएगा। ठीक है, और मैंने आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने जो फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जो है शेयर कर दो। ठीक है, और लाइक कर देना वीडियो को। ठीक है, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसे देख लीजिए। कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर a/b है। ठीक है, हमको क्या है, tan थीटा बराबर दिया गया है a/v। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि v sin थीटा माइनस a cos थीटा अपॉन v sin थीटा प्लस a cos थीटा का मान क्या होगा। ये चीज़ हमसे पूछी गई है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो स्किप करके दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर हमको ये चीज़ दी गई है, तो सबसे पहले हम इसको देखो सोल्व करेंगे। ये वाला आपको दिख रहा है ना आप, तो यहाँ पर ये 10 में है, तो इसको जो है कोस से भाग देंगे अगर, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा tan थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप b साइन थीटा b कोस थीटा से भाग दे दीजिए अंश और हर में। तो यहाँ पर लिख लो दो अंश और हर में, अंश बा हर में v कोस थीटा, ठीक है, से भाग देने पर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप b यहाँ पर देखो, इसके बटे b कोस थीटा आ जाएगा, तो साइन थीटा बटा देखो b से भी कट जाएगा, और साइन थीटा बटा कोस थीटा tan थीटा हो जाएगा, और हमें tan थीटा ही चाहिए, तो इस तरीके से जो है करेंगे। यहाँ पर अगर कोट थीटा होता तो हम क्या करते, साइन थीटा से भाग जो है दे देते। ठीक है, देखो यहाँ पर अब अंश में आपको जो है b कोस थीटा से, तो आपको जो है सबके बटे में जो है डाल देना है b कोस थीटा। जैसे कि यहाँ पर b साइन थीटा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, b साइन थीटा, इसके बटे में b जो है b कोस थीटा से भाग दे देना है, और इसको भी हमको जो है b कोस थीटा से भाग देना है, तो इसको जो इसके बटे में b कोस थीटा लिख दीजिए और सिमिलरली इन सभी के बटे में लिख दो यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास है, और यहाँ पर जो है b कोस थीटा लिख दो इसके बटे में, और ये प्लस है, और इसको पहले लिख लो, और इसके बटे में भी वही डाल दो जो मैंने ऊपर डाला है b कोस थीटा। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट दो। अब यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो b से b कट जाएगा। ठीक है, और कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, यहाँ पर भी सेम ही होगा इस तरीके से। ठीक है, तो साइन थीटा बटा कोस थीटा कितना हो जाएगा अपना, tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का a बटा b बचा, और जो नीचे बचा हमारा वो साइन थीटा बटा कोस थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा, और ये प्लस a बटा b बचा। ठीक है, चलो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर tan थीटा बराबर कितना दिया गया हमें, a बटा b दिया गया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a बटा b माइनस a बटा v बटे में हमारे, देखो इसकी जगह पर भी सेम ही लिख दो a बटा v और प्लस a बटा v। अब देखो यहाँ पर इसमें से जो है ये चला जाएगा तो ऊपर जीरो बचेगा, और नीचे हमारा ये है, तो कहने का मतलब जब उसको जब भाग दोगे ऊपर देखो जीरो आ जाएगा, और जीरो को जब इससे भाग दोगे जीरो ही आएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा जीरो। क्या आएगा, जीरो आएगा आंसर इसका। ठीक है, समझ में आ गया। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन साइड डी इसका सही है। ठीक है, चलो यहाँ पर अगला जो दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताया गया है कि किसी सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता, शीर्ष यानी हेड आने की प्रायिकता हमको बतानी है। अच्छा, सबसे पहले देखो, एक सिक्के को उछालोगे तो जो है एक सिक्के को उछालोगे तो कितने परिणाम आएंगे, दो आएंगे आपके। तो लिख दो यहाँ पर, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर कुल, देखो एक सिक्के को जब आप उछालेंगे तो हमारे जो कुल परिणाम आएंगे वो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। जैसे आपने एक सिक्के को ऐसे उछाला, अब उछालोगे तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, हेड यानी कि, ठीक है, ये चित्त हो जाएगा, ये पट्ट हो जाएगा, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर दो परिणाम आएंगे हमारे, हमसे बोला गया है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वो शीर्ष आएगा, शीर्ष आने की प्रायिकता हमको बतानी है। तो देखो यहाँ पर शीर्ष आने की प्रायिकता यहाँ पर लिख दो, इसलिए शीर्ष यानी कि हेड आने की प्रायिकता बराबर, प्रायिकता निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है संभव परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल
परिणाम, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब देखो यहाँ से प्रायिकता आ गई। देखो संभव परिणाम वे होते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछा गया है कि हेड कितनी बार आया। सबसे पहले देखो इसमें आपने उछाला तो हेड कितनी बार आया, एक बार आया, तो यानी कि संभव परिणाम हमारा एक हो जाएगा। और कुल परिणाम हमारे 1 2 हैं तो 2, यानी कि प्रायिकता इसकी कितनी होगी, 1/2 होगी, यानी 50% होगी, ठीक है, 1/2। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसका सही है, ऊपर देख करके आप टिक लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा जो है वो कह रहा है कि किसी बिंदु -8,8 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। -8,8 है, ठीक है, ये एक बिंदु है, इससे हमें एक मूल बिंदु है, ठीक है, मूल बिंदु यहाँ पर है, मूल बिंदु से दूरी पता करनी है क्या होगी। तो यहाँ पर मूल बिंदु मान लो, देखो मूल बिंदु कैसा होता है, मूल बिंदु जो होता है वो 0,0 होता है। याद रखिएगा, अगर आपको नहीं पता है तो याद रखिएगा, मूल बिंदु जो होता है वो 0,0 होता है, ठीक है। चलो यहाँ पर अब यहाँ से यहाँ तक कि हमको दूरी निकालनी है, तो फॉर्मूला लगा दो। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट में x2 - x1, यानी कि देखो फॉर्मूला पहले लिख लेता हूँ मैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखो दूरी आ जाएगी। देखो इनके बीच की दूरी निकाली, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला ये होता है। अब देखो यहाँ से ये x1 ये पहला वाला हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा x2 कितना है, 0 है, -x1 हमारे पास माइनस का 8 है, तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और y2 हमारे पास 0 है और ये y1 माइनस का 8 है। तो इस तरीके से हम इसको जो है करेंगे। 8 हटाएँ यहाँ पर हो जाएगा, देखो 8 में 0 जोड़ के 8 आएगा, 8 हटाएँ यहाँ पर 64 हो जाएगा, और ये प्लस का 8 हटाएँ 64। तो कहने का तात्पर्य ये है, 4 और 4 हमारा 8 हो जाएगा, 6 और 6 12, 128 आएगा अंडर रूट में। तो यही हमारा जो होगा आंसर होगा, ठीक है। मूल बिंदु से दूरी इतनी होगी, अंडर रूट में 128, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाने का प्रयास जो है कर रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो अब आगे वाला जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 124 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। 124 है, ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे वो बताना है। देखो अभाज्य गुणनखंड यानी कि गुणनखंड करके जो है अभाज्य उनका करो। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, 124 का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं सबसे पहले। तो 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, और ये किससे कटेगा, सही कट रहा है ना, 2 छंग 12 और 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 31 किससे कटेगा, 31 से ही कटेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 2 गुणा 31, और इसको अभाज्य गुणनखंड में देखो मैंने इसको क्या किया, गुणा में लिख लिया। अब इसका अभाज्य करना है, अभाज्य गुणनखंड में लिखना है, तो इसको घात में लिख लो। तो 2 कितनी बार आया है, देखो 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो घात 2 हो जाएगी। 31 कितनी बार आया, 1 बार आया, तो 31 हो जाएगा। तो मतलब ये हमारा जो है इसका अभाज्य गुणनखंड रूप होगा, ठीक है, समझ गए, ये होगा इसका। चलो 5वां देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन में हमसे बताया गया कि दिए गए चित्र में x का मान होगा यदि DE BC के समांतर है। यहाँ पर जो है हमको एक चित्र दिया गया है। सबसे पहले तो एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज ABC है, ठीक है, इसमें एक DE है, ये DE है, ये जो DE है ये किसके समांतर है, BC के समांतर। ये वाली जो D रेखा है इस BC के समानांतर है। अच्छा, और हमको एक और चीज़ दी गई, यहाँ पर ये 1 दिया गया है, ये 2 दिया गया है। ये वाली चीज़ जो है x, यानी x हमको पता नहीं क्या होगी, ये हमको बतानी है, और ये 4 दिया गया है, ये हमको बतानी है क्या होगी। देखो सबसे पहले यहाँ पर जब ये रेखा इसके समांतर होती है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर एक त्रिभुज है और इसकी एक रेखा इस रेखा के समांतर है तो थेल्स प्रमेय लगेगी, है कि नहीं। थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि अगर ये इसके समांतर है तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ पर लगा दो थेल्स प्रमेय से आपने जो छठा चैप्टर पढ़ा है त्रिभुज, उसकी प्रमेय जो थ्योरम 6.1 है उसके हिसाब से आपने देखा होगा कि अगर ये रेखा इसके समांतर होती है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी कि AD बटा DV बराबर AE बटा EC, ये चीज़ होगी। चलो ठीक है। देखो AD कितना हमारे पास 1 है, और जो DV है अपने पास 2 है, AE अपने पास x है, यही हमको पता करना है, और EC जो है ये 4 है। x की इधर गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 2x, और 4 की 1 से कराएंगे तो 4 आएगा। आप यहाँ पर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो x को यहीं पर रोकेंगे, 4 ये जो है 2 गुणा में तो इसके बटे में पहुँच जाएगा, तो 2 दूना 4। कहने का तात्पर्य है कि x बराबर हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा सही है, इसका x बराबर 2 सही होगा, ठीक है। ऑप्शन मिला लीजिए अपना। देखो छठा क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/sec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस क्या हमको बताना है, यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/sec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ये चीज़ हमको बतानी है क्या होगा इस, ठीक है, ये चीज़ है किसके बराबर होगा।
देखो सबसे पहले इसको कैसे करेंगे, देखो साइन स्क्वायर थीटा है ना यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पर ऐसा ही एज इट इज रहने दो। और अच्छा यहाँ पर देखो 1/sec स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ना, हाँ, तो जगह कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। अब यहाँ से देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, क्योंकि आपको पता है 1/sec कोस होता है कि नहीं, तो स्क्वायर में था, स्क्वायर में लिखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये आपको आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, ठीक है। त्रिकोणमिति के फॉर्मूला 1 ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7वां है हमारे पास कह रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 के लिए x प्लस 1/x का मान क्या होगा। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 बराबर 0 है, ठीक है, तो हमको x प्लस 1/x का मान बताना है क्या होगा, ठीक है। चलो यहाँ पर एक द्विघात समीकरण दी गई और इसका मान बताना है, समझ गए क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ से जो x का मान निकाल लेते हैं यहाँ से, फिर इसमें रख करके आंसर निकाल लेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, तो ऐसी दो संख्या सोची जिनकी गुणा करें 1 आए, जिन्हें जोड़ें या घटाएं तो 2 आए, तो आपकी संख्या होंगी 1 गुणा 1, क्योंकि 1 से 1 की गुणा करोगे तो 1 आएगा और 1 1 जोड़ोगे तो 2 आएगा, तो आपकी संख्या हो गई। तो यहाँ पर गुणनखंड विधि से इसको मैं कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर बे संख्या लिखनी है जो आपने सोची है, आपने 1 1 सोची है तो 1 1 लिख दो यहाँ पर, 1x माइनस का 1x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का 1 बराबर 0। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, हमें x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से देखो x माइनस, यहाँ से चला गया केवल 1 बचा, यहाँ से मुझे क्या कॉमन मिलेगा, 1 मिलेगा कॉमन, तो x माइनस 1 बचेगा और बराबर 0। देखो सबसे पहले इस कॉमन वाले को कॉमन वाले के साथ लिख लो, ये कॉमन था, ये वाला कॉमन था, तो इसको एक साथ लिख लो, और ये 2 बार है, इसको एक बार लिख लो, बराबर 0, ठीक है। अब सबसे पहले क्या कीजिए, 1 को 0 के बराबर डालिए, इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 0 के बराबर डाल के देखते हैं, तो हमें x बराबर मिल जाएगा 1, और जब इसको डालेंगे तो इसको भी, इसका भी जो है एक ही आएगा, क्योंकि सेम ही बिल्कुल है, तो x का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका मान आप निकाल सकते हैं। इसलिए x प्लस 1/x बराबर, देखो x कितना आया हमारे पास, 1 आया, प्लस 1/x, x कितना आया, 1 आया, ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 1 1 कम 1 हो जाएगा, 1 1 2 होगा ना इसका, हाँ 2 होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये आएगा, ठीक है। ऑप्शन आप मिला लीजिएगा अपना, ठीक है, हो गया, आसान था बहुत ही ज़्यादा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, 7वां हो गया ना, 8वां क्वेश्चन देख लीजिए अब यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं बिल्कुल, ठीक है, बहुत ही ईजी तरीके से बता रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पर समीकरण हमको दी गई हैं 3x प्लस 2y बराबर 8, ठीक है, और हमें एक और समीकरण दी गई है 6x प्लस 4y बराबर 10। इनको मुझे हल करना है, इनको मुझे क्या करना है, हल करना है, तो इसको मैं समीकरण पहली मान लेता हूँ और इसको मैं समीकरण दूसरी मान लेता हूँ। अच्छा, इसको हल करने के लिए क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले इस एक पद को जो है बराबर करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर 3x है, तो यहाँ पर 6x है, तो मुझे इसमें कुछ किससे गुणा करें, इस वाली समीकरण में किससे गुणा करें कि ये जो है ये 6x हो जाए, तो इसमें अगर आप 2 से गुणा कराएंगे तो 2 तिया 6x हो जाएगा, और ये 6x यहाँ पर भी है, तो घटा करके फिर हम कर लेंगे, तो यानी कि समीकरण पहली जो है इसमें 2 से जो है गुणा कराएंगे। विलोपन विधि आनी चाहिए, ठीक है। विलोपन विधि कहती है कि किसी एक पद को बराबर करना पड़ता है आपको सबसे पहले विलोपन विधि में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है गुणा करेंगे समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करने पर, देखो इसमें जो है 2 से गुणा करा दो, जैसे कि यहाँ पर हमारी समीकरण है 3, देखो यहाँ पर क्या है 3x प्लस 2y बराबर 8 है, इधर भी 2 से गुणा करानी है, तो देखो 2 तिया 6x प्लस 2 दूना 4y बराबर 8 दूना 16। हमने जो है हर जगह जो है 2 से गुणा करा दी, जैसे कि 2 तिया 6 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया। अब ये समीकरण बनी नहीं हमारे पास, तो ये मान लो समीकरण थर्ड है। अब देखो यहाँ पर समीकरण सेकंड 6x इसमें है और 6x इसमें बिल्कुल बराबर हो गया, तो हम इसको घटा करके आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हम समीकरण सेकंड से थर्ड को घटा देंगे, इस वाली से इसको जो है घटा देंगे। हमारे पास ये जो है इसको घटाना में लिख लो, जैसे कि घटाने में आप लोग लिखते हो 6x प्लस 4y बराबर 10, नीचे हमारा ये वाली जो समीकरण है इसको लिख लो 4y बराबर 16। अगर आप इसमें देखें तो इसका हल क्या होगा, इसका तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो इसका तो कोई हल ही नहीं है, इसका कोई हल संभव ही नहीं है। जब इस देखो ये भी कट रहा है, इसका कोई हल क्या है, इसका हल कैसा है, इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। आप कहोगे ऐसा कैसे भैया, कोई हल कैसे नहीं है। अब जब ये वाला कट गया, चलो अब इसका बाई का मान तो निकलना चाहिए था, इसमें तो दोनों का दोनों कट रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें दोनों के दोनों कट रहे हैं, तो इसको आप किसी भी तरीके से हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसका कोई हल नहीं है,
ठीक है, ऑप्शन में देख लीजिएगा कोई हल नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही आपको लग रहा है उसमें जो है टिक लगा दीजिएगा, ये जहाँ पर ये हो वो वहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलो जो नवा क्वेश्चन है उसे देख लीजिए। नवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, ये चीज़ हमको बतानी है क्या होगा इसका मान। देखो सबसे पहले इसको हल करो यहाँ से, अब बस ये इसके लिए आपको tan 30 का मान पता होना चाहिए और हो जाएगा। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। सेम यहाँ पर करो, इसकी जगह पर 1/√3 लिख दो और स्क्वायर में है तो इसको स्क्वायर में लिख दो। देखो 2 की 1 से गुणा हो जाएगी तो 2 आएगा और नीचे हमारा √3 है। ये बटा तो आपको बटा लगा देना है और ये 1 है माइनस है, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, इसके स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3 बचेगा। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास कितना बचेगा 2 बटा √3 बचा और नीचे देखो 3 कम 3, ऐसे कर लो, इसके बटे कुछ नहीं तो 1, 3 की 1 से गुणा करा दोगे 3 आ जाएगा, 1 की 1 से होगी 1 आएगा और आमने सामने करा दोगे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारे पास ऊपर कितना है 2 बटा √3 है, 3 में से 1 गया 2 बटा 3, सबसे नीचे जो वाला है सबसे ऊपर कर लेगा, इसकी इससे गुणा करा देंगे हम, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और 2 की √3 से गुणा हो जाएगी ये इस तरीके से। ठीक है, और ये 2 3 6, तो हमारे पास कितना आ गया 3 बटा √3 आया। अब नीचे अंडर की संख्या होती नहीं है, अब जब नीचे नहीं होती तो उसको हटाने के लिए हर परमीकरण करना पड़ेगा, तो इसका हर परमीकरण कर दीजिए यहाँ पर ऐसे। अब देखो यहाँ पर 3 की √3 से गुणा हो जाएगी तो 3 √3 आएगा और नीचे देखो इसकी स्क्वायर इसकी इससे कराओगे जब आप तो ये स्क्वायर से कट जाएगा, जो 2 बार है इसको 1 बार लिख लेना होगा, ये कट जाएगा √3 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में √3 है तो सही है, बाकी इसकी जगह पर ऐसे भी हो सकता है कि tan 60 दे यहाँ पर। ठीक है, tan 60 भी दे सकता है या फिर आपका जो है cot 30 दे सकता है, क्योंकि जो √3 जो है इनका मान होता है इस तरीके से। देख लीजिए इन तीनों में से कौन सा है वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, बाकी अब जो है 10वां क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं क्या है 10वां क्वेश्चन। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होगा। अच्छा, एक परिमेय संख्या है हमारे पास, ठीक है, क्या है एक परिमेय संख्या है, उसको एक अपरिमेय संख्या से भाग देने पर क्या आएगा, उसका भागफल क्या होगा। तो उसका भागफल क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या, भी कारण बताऊंगा मैं आपको, ऐसे नहीं, अपरिमेय संख्या। देखो एक परिमेय संख्या यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए 3/4 ले लेता हूँ और एक नीचे अपरिमेय संख्या में मान लीजिए √3 ले लेता हूँ। जब इसको भाग दोगे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर इसकी से गुणा हो जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा 3/4 √3 और ये √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो क्या प्राप्त हुई मुझे, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर एक परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही आता है। परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देने पर अपरिमेय संख्या मिलती है, इतना पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर इसमें कुछ था नहीं, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलो 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी है 2, 5, 8, ठीक है, का nवां पद क्या होगा। एक हमें AP दी गई है 2, 5, 8, डॉट 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 का nवां पद क्या होगा। ठीक है, ये चीज़ हमको बतानी है। तो nवां पद निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ से A निकाल लीजिए। A क्या होता है, A प्रथम पद होता है, प्रथम पद हमारा 2 है। ठीक है, और D कैसे निकलता है, दूसरे पद से पहले पद को घटाने पर। देखो ये पहला वाला A1 है, A2 है और ये तीसरा पद A3 है। तो D बराबर देखो A2 कितना है हमारे पास 5 है, A1 हमारे पास 2 है, तो D हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, तो D A मिल गया है, तो nवां पद इसलिए आ जाएगा। देखो nवां पद कैसे निकलेगा, आपको फॉर्मूला पता है, an बराबर क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो an बराबर a कितना आया हमारे पास 2 आया, प्लस n तो हमको जो है nवां पद है और d कितना है 3 है। तो यहाँ से हमारा देखो an बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा देख लीजिए, ये हो जाएगा 2 प्लस, देखो 3 की इससे गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा 3n और 3 की 1 से गुणा होगी तो हो जाएगा 3। तो an बराबर हमारे पास आएगा देखो 3n माइनस, देखो प्लस है और माइनस तो घट जाएगा, 3 से 2 चला जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, और माइनस में क्यों, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है इस तरीके से। तो जो nवां पद होगा वो होगा 3n माइनस का 1। चलिए देखिए अब इसका जो 12वां क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं क्या है।
यहाँ पर हमको 12वें क्वेश्चन में बताया गया है, कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के मूल हैं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा होगा। अच्छा, उसका मान हमको निकालना है। सबसे पहले क्या है, हमको एक द्विघात बहुपद यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है। तो हमको बताना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा क्या होगा, ये चीज़ हमको बतानी है। देखो यहाँ पर तो आप मान लीजिए यहाँ से हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना हो तो तुम कैसे निकालते? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी/ए होता है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस है तो माइनस, देखो यहाँ से ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए कुछ नहीं तो 1, इसका कुछ नहीं तो 1 होगा। ये माइनस है तो माइनस बी कितना है? माइनस का 1 है तो माइनस का 1 कर दो अपॉन ए कितना है? 1 है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/1 यानी 1 आएगा, ठीक है। चल अब आप और एक और फार्मूला जानते हैं, तो शून्यकों का योग जो होगा, इनके शून्यकों का जो योग होगा वो 1 होगा। अब हम क्या करते हैं, इनके शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, यानी कि अल्फा गुणा बीटा निकालते हैं। देखो अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है? C/A होता है। ये फार्मूला आपको पता है, बस यहाँ पर आ जाएगा हमारा। देखो अल्फा बीटा बराबर, देखो C कितना है हमारे पास? माइनस का 4 है और ए कितना है हमारे पास? 1 है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये आ जाएगा। देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस का 4, ये हमारा ये अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 आया, अल्फा बीटा बराबर इतना आया। तब आप हम इसका मान निकाल सकते हैं। देखो इसका मान निकालना है तो बहुत ही आसान हो गया आप, इसलिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा बराबर होगा, देखो अल्फा की 1 से गुणा कराओगे तो क्या आएगा? अल्फा आएगा, प्लस बीटा की 1 से गुणा कराओगे तो आ जाएगा बीटा, नीचे अल्फा की 1 से गुणा कराओगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस अल्फा बीटा है, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा 1 है, अल्फा बीटा बराबर माइनस का 4 है, माइनस अल्फा बीटा बराबर हमारा कितना है? माइनस का 4 है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा माइनस का 1/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको तो थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, हमारा आंसर आ गया है। 1 की 1 से गुणा करोगे 1 आएगा, 4 चौको हो जाएगा 16 और 4 कम 4, तो हो जाएगा हमारे पास 15/4। तो ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो 15/4 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, बिल्कुल सही होगा वही ऑप्शन, ठीक है, समझ गए। चलो अगला जो है हमारा 13वां क्वेश्चन, उसे देख लेते हैं क्या है। 13वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अच्छा, पासे को एक बार उछालेंगे तो कुल परिणाम कितने आएंगे वो सबसे पहले समझो। देखो पासे को एक बार उछालने पर कुल परिणाम, देखो एक पासे को जब आप उछालोगे तो आपके 6 परिणाम आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जैसे कि आपने पासे को जो है, आपको जो डाइस होता है उसको अगर आप डालेंगे, लूडो पर डालेंगे तो क्या होता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5, 6, मतलब ये 6 परिणाम आ सकते हैं, 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमसे बोला गया अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो यहाँ पर आ गया हमारा आंसर। लो क्या पूछा गया? अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो बस हो गया, लिखने की देरी और आंसर आ गया है। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बराबर, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता निकालने का संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। तो यहाँ पर बताओ संभव परिणाम क्या हो जाएंगे। संभव परिणाम मैंने आपको पीछे बताए थे कि वे होते हैं जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया अभाज्य संख्या, तो इसमें बताओ अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य संख्या आपकी 2 है, 3 है और 5 है, तो 1, 2, 3 हमारे संभव परिणाम हो जाएंगे बटा कुल परिणाम हमारे 6 है, तो 3 कब 3 दूना 6, कहने का मतलब 1/2 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो प्रायिकता क्या होगी? 1/2 होगा, ठीक है, समझ गए। ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको करना था, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन हमारा 14 है उसको देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। उसमें कह रहा है कि एपी में यदि ए 25 माइनस ए 20 बराबर 45 डिग्री है तो सर्वांतर कितना होगा, ठीक है। ये हमको दिया गया है, यदि ए 25 माइनस ए 20 बराबर 45 तो सार्वांतर यानी डी हमसे पूछा गया है क्या होगा। ये चीज़ हमको दी गई और डी पूछा गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर सॉल्यूशन। ए 25 का मतलब है 25वां पद माइनस 20वां पद, 25वां पद माइनस 20वां पद 45 है। देखो इसका मतलब क्या है हमारा 25वां पद, 25वां
पद, और इसका मतलब क्या है 20वां पद, बराबर हमारा कितना है 45 है। अब आंसर देखो आ जाएगा। 25वां पद कहने का मतलब a + 24d, ठीक है, और 20वां पद कहने का मतलब क्या है a + 19d, मतलब एक कम लेना है। जैसे कि 25वां था यहाँ पर 24 ले लिया, a + 24d। 20वां था तो यहाँ पर a + 19d, यहाँ पर 26वां होता तो a + 25d, 30वां होता तो a + 29d, यानी एक कम लेना है, और बराबर में हमारे पास 45 है। देखो अब यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट लग जाए क्योंकि ये माइनस अंदर गुणा करा लेगा, तो ये हमारे पास देखो कितना आ जाएगा आंसर, माइनस के अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 19d, बराबर हमारा 45। ये प्लस माइनस कट जाएगा, 24 से प्लस है माइनस तो घट जाएगा, 24 से 19 गया, 19 20 25 5, ठीक है, 5d बचेगा ना हमारे पास, ठीक है, 5d बचेगा, और बराबर हमारे पास 45 है। अब देखो 5 नेम 45, तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो सार्वंतर आया है वो आया है 9, ठीक है, सार्वंतर कितना आ गया 9 आ गया, तो लिख दो अतः सार्वंतर 9 है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलो 15वां जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं क्या है। 15वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। सबसे पहले एक घड़ी है हमारे पास, इसकी एक मिनट की सुई है, मान लेता हूँ सुई यहाँ पर थी, कहाँ पर 1 पर थी। इस सुई की जो लंबाई है, इस सुई की जो लंबाई है वो कितनी है r है, ठीक है, r है, मान लो o यहाँ पर है, ये 8 सेंटीमीटर लंबी है मिनट की सुई, और बोला गया है कि 5 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सपोज करो यहाँ पर था और यहाँ से यहाँ तक जो है यहाँ पर 2 पर आ गई सुई, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है 5 मिनट हो गए हमारे। सपोज करो यहाँ से यहाँ तक जो सुई को आने में जो टाइम लगा वो लगा 5 मिनट, ठीक है, 5 मिनट। तो कहने का मतलब यहाँ से इतना ये त्रिज्य खंड जो है बनाया है, इस तरीके से त्रिज्य खंड बनाया, तो हमें इसका जो है क्षेत्रफल बताना है कितना होगा, ठीक है, ये चीज़ हमको बतानी है। चलो देखो कैसे होगा। क्वेश्चन आपको साफ शायद नहीं दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन साफ दिख रहा है नहीं, हाँ ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो सुई की जो लंबाई है, जो त्रिज्या है वो कितनी है, देखो सुई जो है त्रिज्या के समान है बिल्कुल, तो त्रिज्या जो हमारी है वो है r, ठीक है, या सुई की लंबाई बोलो वो तो एक ही है। और 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा वो बताओ सबसे पहले। चूंकि आप जानते हैं कि सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। आप ये चीज़ जानते हैं कि 1 मिनट में सुई जो है वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखो कैसे बनाती है उसको मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे कि ये पूरा का पूरा जो गोला है वो 360 का होगा और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो भाग देने पर हमारा 6 आएगा, तो कहने का मतलब 6 डिग्री का कोण बनेगा। तो 1 मिनट में हमारा 6 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। अच्छा 1 मिनट में अगर 6 डिग्री का कोण बना तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, इसलिए 5 मिनट में बना कोण को मान लेता हूँ थीटा कोण है। और ये देखो 1 मिनट में हमारा 6 डिग्री बन रहा है, तो 5 मिनट में कितना बनेगा, तो थीटा बराबर हमारा आ जाएगा 5 छक्का 30 डिग्री, ठीक है। हमको त्रिज्य खंड जो बना है इस त्रिज्य खंड का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। देखो इसलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, सुई द्वारा बने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का। अब देखो थीटा कितना है हमारा 30 है, नीचे हमारा 360, पाई आर देखो आर त्रिज्या आर ही है, ठीक है। अब इसे काट दो, 3 कम 3 3 कम 3 दूना 6, तो कहने का मतलब हमारा पाई आर स्क्वायर बटा 12 सेमी स्क्वायर ये क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन आपको करना था, ठीक है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। चलो 15 के बाद जो 16वां क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन इसमें नहीं हो पाएगा, उसको जो है अगले कुछ पेज में आपको जो है बताते हैं। 16वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर बोला गया है कि चित्र में यदि एक चित्र यहाँ पर हमको दिया गया है, ठीक है, एक चित्र यहाँ पर दिया गया। सबसे पहले मैं उसे जो है बना लेता हूँ। ये कुछ इस तरीके से जो है हमको एक चित्र दिया गया है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, और यहाँ पर ओ है, यहाँ डी है और यहाँ पर सी है। तो बोला गया है कि चित्र में, पहले लिख लो यहाँ पर दिया है, चित्र में यदि OA बटा OC बराबर OB बटा OD बराबर 1/2 तथा AB बराबर 5 सेंटीमीटर, तो DC बराबर क्या होगा, ये चीज़ पूछी गई है। OA बटा OC
बराबर होगा OB बटा OD बराबर इनका 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 अनुपात 1/2 के बराबर है। AB जो है ये वाली जो रेखा है ये 5 सेंटीमीटर लंबी है, तो आपको ये वाली रेखा कितनी है ये बतानी है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखें ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिख दो, चूंकि त्रिभुज जो हमारे पास AOB है, ठीक है, वो क्या है, समरूप है त्रिभुज DOC के। ठीक है, ये चीज समरूप है, तो इसका मतलब ये है कि इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो कहने का मतलब AO बटा OC बराबर OB बटा OD बराबर AB बटा DC, ये चीज होगी AB बटा DC। समझ गए। अब देखो ये चीज जो है हमको कितनी दी गई है, 1/2 दी गई है, तो इसकी जगह पर हम क्या करते हैं 1/2 लिख देते हैं। और AC कहाँ पर है भाई, AC मैंने तो ये क्या लिख लिया मैंने, AB है। ठीक है, AB है यहाँ पर AB। ठीक है, AB कितना दिया गया हमें, ये 5 है। और DC हमको बतानी है। ठीक है, DC की गुणा करा दोगे तो हो जाएगा DC कम DC, क्या कर रहा हूँ मैं यार, ये DC 5 दूना 10 ये हमारे पास जो है आएगी। अगर ये 5 है तो ये कितनी होगी, 10 होगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना था। दोनों त्रिभुजों को कैसे में क्या है, समरूप है दोनों त्रिभुज, इसलिए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ये मैंने चीज लिख दी, और ये चीज जो है 1/2 के बराबर थी, और AB 5 था, गुणा करा करके हमने 10 ले आए हैं। ठीक है, चलो 16वें के बाद 17वां जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। ठीक है, और वीडियो को जो है लाइक कर दो, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। ठीक है, तभी देखने में मजा आता है और आपको पढ़ाने में हमें। बताया गया है 17वें क्वेश्चन में, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। देखो यहाँ पर भुजाओं का जो है अनुपात हमको दिया गया 4:9, हमसे बोला गया क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। जब भी आपको, ठीक है, जब भी आपको भुजाओं का अनुपात दे और आपसे क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे, तो आपको क्या करना है, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए हमेशा स्क्वायर लगाना है। याद रखिएगा, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए स्क्वायर लगाना है। अगर भुजाओं का अनुपात पूछा जाता तो हम यहाँ पर अंडर रूट लगा देते। हमसे भी क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया तो हम क्या करें, स्क्वायर लगाएंगे। 4 चौके हो जाएगा 16, अनुपात 9 81, तो ये हमारा जो है उत्तर होगा। ठीक है, 16:81। चलो 18वां क्वेश्चन देख लीजिए। 18वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि किसी घटना के होने की प्रायिकता 0.05 है तो ना होने की प्रायिकता क्या होगी। मतलब घटना के होने की प्रायिकता इतनी है, घटना ना होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो घटना होने की प्रायिकता, ठीक है, होने की प्रायिकता, घटना लिख दो यहाँ पर, घटना होने की प्रायिकता जो है वो 0.05 है। ठीक है, तो हमें घटना ना होने की प्रायिकता बतानी है। चलो देखो, सबसे पहले आप एक फार्मूला जानते हो, प्रायिकता आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें एक जो है फार्मूला पढ़ा होगा कि घटना होने की प्रायिकता, प्लस घटना ना होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। मतलब यह है कि घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना ना होने की प्रायिकता अगर आप उन्हें जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो देखो घटना होने की जो प्रायिकता है वो हमें दी गई है, कितनी दी गई है, 0.05, और हमसे ना होने की प्रायिकता पूछी गई है, ना होने की प्रायिकता। देखो बराबर 1 है। अब इसको देखो निकल के आ जाएगा हमारे पास, घटना ना होने की प्रायिकता बराबर 1, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इसे आप जब घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 0.95। ये हमारा जो होगा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब 19वां देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, अच्छा रुक जाइए यहाँ पर, हाँ बताया गया है कि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये चीज़ हमको बतानी है। देखो यहाँ से आप जो है 9 सबसे पहले कॉमन ले लो, और यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर देखो ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो 9 कम 9, ये 9 हमारा आ जाएगा, तो 9 आंसर हमारा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 20वां हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, यहीं पर हो जाएगा। देखो 20वां क्वेश्चन, 20वें क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए आंकड़ों
की माध्यिका होगी। हमें आंकड़े कुछ दिए गए हैं यहाँ पर, आपको ऊपर दिख रहे होंगे 15, 17, 19, 21, 23, 25 और 27। ठीक है, कि हमको क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है, यानी कि माध्यक हमको बताना है। माध्यक और माध्यिका एक ही होती है। पहले सबसे पहले हम गिनते हैं कि सम है कि विषम आंकड़े हैं, आंकड़े की संख्या सम है कि विषम है। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 आंकड़ों की संख्या कैसी है, विषम है। n बराबर क्या आया, 7 आया, यानी कि विषम है। अब विषम है तो आप आगे पीछे से काट सकते हैं और आपका आंसर ऐसे आ जाएगा। देखो शुरुआत का और लास्ट का, इस ऐसे 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 ऐसे, बीच में क्या आ गई, ये माध्यिका आ गई हमारी। माध्यिका कितनी होगी, 21 होगी। अगर विषम है तो, सम है तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो चीज़ मैंने बता करके पहले ही रखी हुई है। ठीक है, वीडियो देख लीजिएगा, माध्य, माध्यक और बहुलक, कुछ इस तरीके से मैंने जो है बढ़िया तरीके से बताया है। ठीक है, इस तरीके से हमने जो है इसके 20 को 20 जो ऑब्जेक्टिव हैं कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, और हमारे जो है पार्ट ये 3 था, पार्ट कौन सा था, 3 था। बाकी हमारे 2 पार्ट और बचे हुए हैं, उनको देख लीजिएगा। तो आपकी कोई भी ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेंगे, गारंटी से मैं कह सकता हूँ। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो पार्ट जिसका जो पार्ट 4 है वो कल आ जाएगा, उसे भी देख लीजिएगा। और पार्ट आप मिस कब नहीं करेंगे, जब आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको पार्ट 4 की वीडियो मिल जाए। तब तक के लिए नमस्ते।